प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट 1, जिसमें बताया गया था कि आपने एनालिटिकल रीजनिंग को किस तरह से सॉल्व करना है, स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कंडीशंस को डिफरेंशिएट करते हुए ने किस तरह से इफेक्टिवली इंटरप्रेट करना है, अनवारंटेड अजम्पशंस क्या होती हैं, कनेक्टिव्स को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, फिर ड्राइव्ड कंडीशन किस तरह डेवलप की जाती हैं और इफेक्टिव डायग्राम बनाकर किस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी के साथ और इन टाइम सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम ऑर्डरिंग डिस्कस करेंगे। ऑर्डरिंग यानी कि अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, चीज़ें या पर्सन को हम अरेंज करते हैं किसी लाइन में या फिर सर्कल में। तो इसकी मज़ीद टाइप्स होती हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लीनियर ऑर्डरिंग की मज़ीद 3 किस्में हैं: स्पेशल क्वेश्चंस, हाइब्रिड क्वेश्चन और सीक्वेंशियल क्वेश्चन। अब हम वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनको किस तरह से डील करना होता है। स्पेशल ऑर्डरिंग यानी कि लाइन अप, एक लाइन में चीज़ों को या लोगों को अरेंज करना है। हमें डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल दिए जाते हैं, हमने उन्हें एक अरेंजमेंट के तहत लाइन में खड़ा करना है या किसी सिटिंग पोजीशन पर अरेंज करना है या रोज में एडजस्ट करना है। अब इसकी कुछ कंडीशंस को देखते हैं कि लाइनअप में या स्पेशल ऑर्डरिंग में किस टाइप की कंडीशन ज़्यादातर आती हैं और उन्हीं को हमने डील करना होता है। जैसे ए सिट्स नेक्स्ट टू बी, यानी कि इसमें कहा गया कि ए और बी इस तरह से होंगे कि ए पहले आएगा बी बाद में, या बी पहले आएगा और ए बाद में, नेक्स्ट टू बी, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं डायग्राम में, या सिंपल ए बी की शक्ल में, या फिर आप सिंपल ए प्लस बी भी यूज करते हैं। इन तीनों सिंबल्स का डायग्राम में मतलब होता है कि ए और बी साथ साथ आएंगे, ए पहले आ सकता है बी बाद में, या बी पहले और ए बाद में, लेकिन इनके दरमियान में कोई और एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से ए सिट्स इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी, इसका भी यही मतलब है, सेम मीनिंग है इन दोनों के। बी सिट्स इमीडिएटली बिटवीन ए एंड सी, अब बी ए और सी के दरमियान आएगा, तो इसका मतलब होगा ए बी सी, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है सी बी ए, क्योंकि कहीं नहीं बताया गया कि लेफ्ट पर कौन राइट पर कौन। सिंपल कहा गया है कि बी सिट्स इमीडिएटली बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के दरमियान में आना, तो सी पहले हो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, बी दरमियान में होना चाहिए। ए और सी का ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसी तरह बी सिट्स बिटवीन एंड नेक्स्ट टू ए एंड सी, ये भी सेम बात है, जो पहली थी वही ये है। बी सिट्स डायरेक्टली बिटवीन ए एंड सी, ये भी वही मतलब है इसका। टू स्पेसेस सेपरेट ए एंड बी, ए और बी दो स्पेसेस अपार्ट हैं, तो देखें इसके मीनिंग ये है कि ए और बी के दरमियान एक स्पेस आएगी, दो स्पेसेस दरमियान में नहीं होंगी, दूसरी स्पेस पर बी मौजूद होगा। तो ए और बी को के दरमियान एक स्पेस खाली होगी या जहां पर कोई पर्सन बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन ए और बी के दरमियान जो गैप होगा वो वन स्पेस का होगा। कब? जब हम कहते हैं कि टू स्पेसेस अपार्ट ए एंड बी। देयर आर 5 people: बुशरा, नासिर, दानिश, चिश्ती एंड गजल इन ए पुलिस लाइन अप स्टैंडिंग इन स्पेसेस नंबर 1 through 6। 6 प्लेसेस हैं और 5 पर्सन हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उनको हमने लाइन अप करना है। द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस ये दी गई हैं, 4 कंडीशन है। नंबर 1, एक स्पेस हमेशा एम्प्टी रहेगी, एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 1, क्योंकि पर्सन 5 हैं और प्लेसेस 6 हैं, तो जाहिर है एक स्पेस तो खाली जाएगी। चिश्ती इज नॉट स्टैंडिंग इन स्पेसेस 1 3 5, यानी कि सी इज नॉट इक्वल टू 1 3 और 5, इन पोजीशंस पर सी नहीं आएगा। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो हम एक लाइन लगाकर पहले हम प्लेसेस को डिस्क्राइब करेंगे, और इसमें पहले ही फिक्स कर देंगे कि इस पोजीशन पर सी नहीं आ सकता, इस पोजीशन पर भी सी नहीं आ सकता, और इस पोजीशन पर भी सी नहीं आएगा।
गजल इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, तो गजल थर्ड पोजीशन पर होगी, तो उसको भी हम डायरेक्टली इसमें पहले ही फिट कर देते हैं। बुशरा इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नासिर, नासिर के लेफ्ट पर होगी बुशरा, यानी कि इन दोनों की कंडीशन ये होगी कि बी पहले और एन बाद में, और ये बिल्कुल साथ साथ होंगे क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है। तो ये हमारे पास कंडीशन थे जिनको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास दी गई कंडीशन थे जिनकी हमने डायग्राम बना लिया। इसमें डी इज वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या है? वाइल्ड का मतलब है कि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसको जहां पर भी जगह एडजस्ट करनी होगी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, नासिर कैन नॉट स्टैंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस, इनमें से जो चॉइसेस दिए गए उनमें से कौन सी प्लेस ऐसी है जिस पे नासिर नहीं आ सकता। तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहां पर सी नहीं आ सकता, यहां पर सी नहीं आ सकता, यहां पर सी नहीं आ सकता, और जी ऑलरेडी यहां पर दी गई है क्योंकि हमारे पास देखें कंडीशन ये है, तो ये हमने फिट कर दी हैं। अब कौन सी प्लेस है जहां पे नासिर नहीं आ सकता? तो नासिर को हम देखते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहाँ कहाँ फिट हो सकता है। तो एक प्लेस तो ये है कि बी और एन, क्योंकि इनकी कंडीशन क्या है कि बी पहले होगी और एन बाद में, तो दोनों यहां आ सकते हैं। फिर ये यहां आ सकते हैं, अगर वहां ना रखना चाहें तो यहां रख लें, या फिर वो यहां हो सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नासिर की पॉसिबिलिटीज क्या हुई कि वो नंबर 1 पर नहीं आ सकता क्योंकि उसने बी के बाद आना है। अगर हम बी को 1 पे रखेंगे और जाहिर है इधर दो ही प्लेसेस हैं, तो बी पहले आएगा नासिर बाद में, तो नासिर 1 प्लेस पर तो नासिर 2 प्लेस पर आ सकता है, 1 पर नहीं आ सकता। तो लेकिन ऑप्शन में 1 की ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। फिर आए 4 5 पोजीशन पर, तो आप देखेंगे नासिर जो है वो 4 पर नहीं आ सकता, 5 पर आएगा क्योंकि इनकी अरेंजमेंट बी एन हमने लिखना है, बी पहले और एन बाद में। तो नासिर 4th पर नहीं आ सकता। अगर हम उसे यहाँ पर भी रखते हैं तो नासिर देखें, नासिर 5 पर आ सकता है, 6 पर आ सकता है, 2 पर आ सकता है, लेकिन 1 पर नहीं आ सकता और 4 पर बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि नासिर या तो 5 पर आएगा या 6 पर। तो 4th प्लेस ऐसी है जो ऑप्शंस में दी गई है कि इस प्लेस पर नासिर नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। Which one of the following is a possible ordering of the 5 people from left to right? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आपने करेक्ट बताना है कि पॉसिबल ऑर्डरिंग कौन सी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, अक्सर क्वेश्चन के सेट में एक क्वेश्चन इसका भी शामिल होता है। तो इसको आसानी से करने के लिए तरीका सिर्फ एक ही है कि इसको रूल्स के मुताबिक हर अरेंजमेंट को चेक कर लें कि जौन सा रूल वायलेट हो रहा है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी रूल वायलेट नहीं होता तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब कंडीशन हमारे पास ये है, अब इसमें देखें ए ऑप्शन, हम 1 बाय 1 सबको चेक करते हैं और एलिमिनेट करते जाते हैं। चिश्ती, एम्प्टी, दानिश, गजल, बुशरा, नासिर। तो ए को देखें कि ए ऑप्शन में सी नंबर 1 पर नहीं आ सकता, ये हमें कंडीशन दी गई है, तो इसका मतलब है ये गलत है, पहली पोजीशन पर चिश्ती नहीं आ सकता। बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर है बी के बाद एन होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। फिर सी ऑप्शन को देखें, बी के बाद डी को आना चाहिए था, ये भी गलत है। इसी तरह से बी के बाद डी ने आना था लेकिन यहाँ पर डी पहले है और बी बाद में है, तो इस लिहाज से ये भी गलत है। फिर ई ऑप्शन बचता है, इसमें देखें बी के बाद एन है, थर्ड पोजीशन पर गजल है, चिश्ती नंबर 4 पर है, आ सकता है 4 पर क्योंकि उसको सिर्फ 1 3 5 पर नहीं होना। फिर और कोई कंडीशन नहीं है, दानिश आ गया और कोई कंडीशन मौजूद नहीं है जो वायलेट हो रही हो। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई।
इफ स्पेस 6 इज एम्प्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। फॉल्स बताना है तो हम क्या करेंगे, हम इनको चेक करेंगे कि कौन सा करेक्ट है, जो गलत होगा वो सामने आ जाएगा। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास, ये हमारी कंडीशंस हैं और ये हमारी डायग्राम या फ्रेमवर्क है। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर भी सी। अब गज़ल को हम 3 पर रख देते हैं क्योंकि कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक ये थर्ड पर आनी थी, तो हमने इसे फिट कर दिया। अब बाकी कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है स्पेस 6 इज एम्प्टी, इसका मतलब है ये तो फिक्स हो गई कि ये एम्प्टी होगी। अब ऑप्शंस क्या है, चिश्ती स्टैंड्स इन 4 स्पेस, चिश्ती स्टैंड्स इन स्पेस 4। अगर चिश्ती को यहाँ रख दें तो अब आप देखें कि बी एन यहाँ पर होगा, तो चिश्ती को हम रख देते हैं 4 पर और डी को रख देते हैं 5 पर। तो ये तो करेक्ट है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, जबकि हमने क्या बताना था, फॉल्स, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं बी ऑप्शन, दानिश स्टैंड इन स्पेस 4। अगर हम दानिश को यहाँ रख देते हैं, अब बी एन को देखें कि बी एन कहाँ आएंगे, क्योंकि उन्होंने साथ साथ आना है। तो बी एन की पॉसिबल प्लेस सिर्फ ये है क्योंकि इस साइड पर तो सिर्फ एक स्पेस है। अब बी एन यहाँ आएंगे तो एक ही स्पेस बाकी बचेगी और बी एन इधर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो फिक्स है, खाली है और ये जगह बची हुई है। इसका मतलब है अब चिश्ती के लिए सिर्फ ये जगह है जो कि अलाउड नहीं है, सी फिफ्थ प्लेस पर नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये गलत है और गलत ही हमने बताना था, इसका मतलब है ये हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। अब सी ऑप्शन को देखें, चिश्ती सी ऑप्शन के मुताबिक चिश्ती इज टू द लेफ्ट ऑफ नासिर। अब लेफ्ट ऑफ नासिर यानी कि ये सिचुएशन होगी बी एन और इधर लेफ्ट पर सी आएगा। तो अब सिर्फ ये प्लेसेस हैं 4 5 6 जहां ये तीनों अरेंज हो सकते हैं, सी बी एन। और फिर इधर जो है डी, इसको आप बेशक एम्प्टी कर दें और इधर डी रख लें या डी को इधर रख लें, तब भी हो सकता है। तो दिस इज पॉसिबल। सी को अगर आप 2 पर ले आए तब भी पॉसिबल है, डी को इधर ले जाएं क्योंकि कंडीशन क्या है, चिश्ती इज लेफ्ट ऑफ नासिर, नासिर के लेफ्ट साइड पर आना है, तो वो इधर कहीं पर भी आ सकता है। और सी के लिए अरेंज हो जाएगा कि वो 1 3 और 5 पर ना आए। अब 1 3 और 5 को छोड़कर बाकी किसी भी जगह पे सी रख लें तो ये कंडीशन पूरी हो सकती है, इसलिए ये भी करेक्ट है और करेक्ट हमने नहीं बताना था। अब डी ऑप्शन, चिश्ती टू द राइट ऑफ दानिश, दानिश के राइट साइड पर चिश्ती ने आना है। तो आप देखें इसकी अरेंजमेंट करते हुए हम बी एन को इधर रख देते हैं और दानिश के राइट पर लेना है हमने चिश्ती को, तो डी को इधर रख दें और सी को इधर रख दें और ये एम्प्टी स्पेस छोड़ दें। देखें ये पॉसिबल है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये करेक्ट है। नासिर स्टैंड इन स्पेस 2, नासिर यस देखें स्पेस 2 में आ सकता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है और हमने फॉल्स बताना था, ये भी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। Which one of the following space cannot be empty? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें हमें पहले ही मालूम है, देखें कंडीशन के मुताबिक थर्ड पोजीशन पे तो जी ने आना है, तो ये स्पेस तो कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकती, इसलिए तो डायरेक्ट बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि ये ग्लोबल कंडीशन में से बना हुआ क्वेश्चन था। तो ग्लोबल कंडीशन को अप्लाई करना है तो वो तो सामने नजर आ रहा है हमें कि थर्ड पोजीशन पर उसने खुद कहा हुआ है कि गजल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If Chishti stands in space 6, नासिर मस्ट स्टैंड इन स्पेस, कौन सी स्पेस पर नासिर होगा? चिश्ती स्टैंड इन स्पेस 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये हमारे पास कंडीशंस हैं जिसमें यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा और यहाँ पर भी सी
नहीं होगा। और चिश्ती को उसने कहा है कि यहाँ रखें, गजल ने यहाँ होना है। नासिर मस्ट स्टैंड इन स्पेस, कौन सी जगह पर नासिर आ सकता है, और लाजमी मस्ट। तो आप देखें कि बी और एन ने तो इकट्ठे आना है, तो यहाँ पर दो प्लेसेस ये है, यानी कि यहाँ पर बी एन हो सकता है। फिर दो प्लेसेस ये साथ साथ हैं, तो यहाँ पर भी बी एन हो सकता है। तो नासिर कहाँ आ सकता है, या तो 2 पर आएगा या 5 पर, इन दोनों में से किसी एक जगह पर वो आ सकता है। तो जो दिया गया है ऑप्शन ई में। तो बाकी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं कि दोनों कम्बिनेशन नहीं बनेंगे। 3 और 4 पे ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो गज़ल ऑलरेडी मौजूद है। 5 और 6 पे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद है 6 पर। तो इन दोनों ने तो यहाँ शिफ्ट ही नहीं होना, क्योंकि ये दोनों तो इकट्ठे होंगे। तो इकट्ठे होने का मतलब 5 पर बी होगी तो एन 6 पर होगा, जबकि 6 पर तो ऑलरेडी सी मौजूद है, इसलिए ये भी गलत है। 1 और 2 पर दोनों पर बी, 1 पर तो ये कभी भी नहीं आ सकता नासिर, क्योंकि उससे पहले बी ने आना है, ये भी गलत है। 2 एंड 3 पर ये जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ गज़ल मौजूद है, इसलिए ये भी गलत। द ओनली ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। हाइब्रिड क्वेश्चन। हाइब्रिड क्वेश्चन में हमने ना सिर्फ लीनियर ऑर्डरिंग को अरेंज करना होता है कि अरेंजमेंट इंडिविजुअल्स की एक लाइन में की जाए, बल्कि उसके साथ साथ एक पूरे ग्रुप को भी अरेंज करना होता है कि पूरा का पूरा ग्रुपिंग भी साथ साथ हो रही हो, कि दो दो के सेट भी बनाने हैं और उनकी अरेंजमेंट भी करनी है, तीन तीन के सेट भी बनाने हैं और साथ साथ उनकी प्लेसमेंट भी करनी है डिफरेंट जगहों पर लाइन में। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मसलन बुक्स 7 बुक्स हैं और 5 शेल्फ हैं। अब उसमें आपने बुक्स रखनी है कि एक में 2 रख सकते हैं, एक में 1 रख सकते हैं, और ऊपर नीचे शेल्फ के लिहाज से भी अरेंजमेंट करनी है। फिर 4 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज 4 अपार्टमेंट्स, 1 ऑन ईच फ्लोर एंड 7 टेनेंट्स। अब 7 पर्सन हैं, किसी रूम के अंदर 2 भी होंगे, किसी में 3 भी होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि अपार्टमेंट्स के लिहाज से भी अरेंजमेंट हो रही है कि उनको लेफ्ट राइट के ऊपर या ऊपर नीचे जिस तरह से भी अपार्टमेंट्स हैं उसमें उनकी प्लेसमेंट भी करनी है और ग्रुप भी बनाने हैं। देर आर 2 लाइन्स ऑफ कपल वेटिंग टू बाय टिकट्स टू प्ले। अब कपल भी बनाने पड़ेंगे कि कौन किसके साथ प्ले करेगा, और फिर उनका सीक्वेंस भी देना होगा कि कौन पहले और कौन बाद में। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डबल कंसीडरिंग हो रही है। आपने दो चीज़ों को कंसीडर करना है, ग्रुप को भी और इंडिविजुअल को भी और उनकी प्लेसमेंट को भी। ए कबर्ड हैज 5 शेल्फ नंबर 1 थ्रू 5 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे हमने शेल्फ रखने हैं। ईच शेल्फ हैज 2 कंपार्टमेंट्स, और हर शेल्फ में 2 हिस्से हैं। देयर आर 8 आइटम्स ए से एच तक इन द कबर्ड, नो 2 ऑफ विच आर इन द सेम कंपार्टमेंट। अब कंडीशंस क्या दी गई हैं, आइटम डी एंड ई आर ऑन द सेम शेल्फ। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या हो गई, डी और ई इकट्ठे होंगे। बी इज ऑन द शेल्फ डायरेक्टली बिलो जी, तो जी के नीचे वाली शेल्फ में बी होगा। हम इस तरह लिख लेते हैं इसे। if a shelf contain only one item, it cannot directly above or directly below another shelf that contains only one item। तो वन वन आइटम वाले 2 शेल्फ हैं और वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती, कंसेक्टिव वन वन वाली नहीं आ सकती। सी इज द ओनली आइटम ऑन वन ऑफ दी शेल्फ, तो सी जिस शेल्फ में आएगा उसमें कंपार्टमेंट सिर्फ एक ही होगा, अलोन। देयर इज ओनली वन आइटम ऑन द 4th शेल्फ, और 4th शेल्फ में सिर्फ अलोन एक ही आइटम होगा। और ये कंडीशन जो हमने दी थी 1 1, तो हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नॉट 1/1, यानी कि 1 1 वाले ऊपर नीचे नहीं आ सकते। और सी इसमें अलोन है। अब क्वेश्चन है, इफ एच इज ऑन द 4th शेल्फ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं हो सकती, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमने इसमें कैन नॉट बी ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करके देखते हैं किसी। अब एच इज इन 4th शेल्फ, ये 5th शेल्फ है,
ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। अब फोर्थ शेल्फ, तो फोर्थ में इसने एच को यहाँ प्लेस करा दिया। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन है कि डी और ई ने इकट्ठे आना है, हम इसको यहाँ रख लेते हैं। अब जी और बी ने ऊपर नीचे आना है, तो जी को हम इधर रखते हैं, तो बी खुद ब खुद इसके नीचे होगा। यहाँ एफ रख लें, यहाँ ए, और इसको खाली छोड़ दें और इसको सी ले लें। अब ज़रा देखें, ए इज़ ऑन दी सेकंड शेल्फ, पॉसिबल है जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है। अब बी ऑप्शन को देखें, डी एंड ई आर ऑन दी सेकंड शेल्फ। अगर हम डी एंड ई को इधर कर दें, तो देखें बी के जी के नीचे बी ने आना था, कंडीशन नंबर 2, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये बी ऊपर नहीं जा सकता, डी और ई ने इकट्ठे होना है, तो ये बी उधर नहीं जा सकता। इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। हमने क्योंकि कैन नॉट बी ट्रू बताना था, बी डी और ई सेकंड शेल्फ में नहीं आ सकते, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकियों को आप चेक कर लें, वो सारी की सारी करेक्ट होंगी, किसी ना किसी अरेंजमेंट में वो करेक्ट हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा बिल्कुल ट्रू है ऑप्शंस में से? तो अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे वन बाय वन। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है शेल्फ 5, ये 4, ये 3, 2 और ये 1। अब फोर्थ में पहला एलिमेंट यानी कि एक ब्लैंक जाएगी कंपार्टमेंट, और दूसरे में कोई आ सकता है सिंगल एलिमेंट। अच्छा, अब वो ये कहते हैं इफ ए इज ऑन द थर्ड शेल्फ, ए यहाँ पर आ गया, देन ई इज ऑन द टॉप ऑफ, ई इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ। देखें, हम यहाँ पर ई और डी को रखते हैं क्योंकि इन्होंने साथ साथ आने हैं। अब कंडीशन हमारे पास है जी और बी की, जी और बी, तो यहाँ ए के साथ हम जी रखते हैं, यहाँ पर एफ रख लेते हैं, यहाँ पर एच और बी रख लें, इधर आप सी रख लें। सी ने अलोन आना है इसलिए ये खाली है, ये खाली अपार्टमेंट है। अब आप देखें इसमें कि ई और डी को हम यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2 वायलेट कर जाएगी। जी के फ़ौरन बाद नीचे बी ने आना है। अगर हम इसको ऊपर ई को नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो इनकी अरेंजमेंट नहीं हो सकेगी, तो इस लिहाज से ए गलत है क्योंकि हमने ट्रू बताना था, और ट्रू क्या था कि ई जो है वो फर्स्ट में ही आना है, और ये कह रहा है ई इज़ नॉट ऑन द टॉप शेल्फ, इसलिए ये गलत हो गया। फिर इफ़ ई इज़ ऑन द सेकंड शेल्फ, अब इसमें ई सेकंड शेल्फ में है, ई यहाँ होगा तो फिर इसके साथ डी भी होगा। अब सी इज़ नॉट ऑन दी बॉटम शेल्फ, बॉटम शेल्फ पे सी नहीं आएगा, तो चेक करते हैं कि आ सकता है या नहीं। अगर हम एफ एच को यहाँ कर दें, यहाँ हम जी को ले आए इसके साथ, तो इसके नीचे थर्ड पर बी आ जाएगा, और उसके बाद इसके साथ हम चलें ए रख देते हैं, और फिफ्थ यानी कि लास्ट में अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है सी अलोन। तो देखें दिस इज पॉसिबल, नॉट नहीं है, यस हो सकता है ऐसा, इसलिए ये भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं, इफ एच इज ऑन द फोर्थ शेल्फ, फोर्थ शेल्फ में एक ब्लैंक होगा खाली, और उसके साथ उसने कहा कि एच को रख, हमने एच प्लेस कर दिया। देन डी एंड ई आर नॉट ऑन द सेकंड शेल्फ, फिर डी और ई सेकंड पर नहीं आ सकते, तो इसके मुताबिक अब हम देखें कि सेकंड पर अगर हम डी एंड ई को रख लें, डी एंड ई, अब हमारे पास एक कंडीशन है कि ये जी और बी, जी को ऊपर आना है, बी को नीचे, तो देखें यहाँ पर कोई प्लेस ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे खाली हो। हम जी और बी की कंडीशन को यहाँ पूरा नहीं कर सकते, अगर जी यहाँ रख दें तो इसके नीचे बी नहीं है, अगर मैं जी को इधर रखता हूँ तो इसके नीचे बी की प्लेस नहीं है, तो ये कंडीशन इसमें वायलेट हो जाती है, कंडीशन नंबर 2 कि जी ऊपर होगा और बी नीचे, तो वो प्लेस बचती नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता। ये यहाँ पर अगर आएगा तो कंडीशन नंबर 2 वायलेट हो जाएगी, ये प्लेस ही नहीं हो सकता जी और बी,
इसका मतलब है ये करेक्ट है। नॉट ऑन द सेकंड शेल्फ, डी और ई सेकंड शेल्फ में आ ही नहीं सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही है। बाकी डी और ई ऑप्शन को आप खुद चेक कर सकते हैं कि वो फॉल्स हैं या करेक्ट हैं, वो दोनों के दोनों भी फॉल्स हैं। इफ जी इज ऑन द टॉप शेल्फ एंड ए इज ऑन द थर्ड शेल्फ, तो पहले शेल्फें बना लें, 5 4 3 2 एंड 1। जी इज ऑन द टॉप, जी यहाँ आ गया। ए इज ऑन द थर्ड, ए यहाँ आ गया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सी चीज ट्रू है? डी इज ऑन द फर्स्ट शेल्फ, तो डी को आप यहाँ रखें। हम इसे चेक करते हैं कि ये मस्ट है या नहीं। अब डी के साथ तो ई ने भी आना है, इसलिए ई यहाँ आ गया। अब जी के नीचे आना है बी ने, तो हमने बी को यहाँ रख लिया। और अब हमारे पास आप देखें कि ये शेल्फ, इसको हम कर देते हैं कि ये खाली वाली शेल्फ है जिसमें एक सिंगल कंपार्टमेंट है। एक सिंगल कंपार्टमेंट हमारे पास ये है, यहाँ पर हम सी को रख देते हैं। तो ये अरेंजमेंट होती है डी ई जी। लेकिन अब इस कंडीशन में देखें कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये डी ई थर्ड पोजीशन पे भी जा सकता है। ए को और बाकी एलिमेंट्स जो आपने फिट करने हैं, मतलब इसके साथ हम एच रख लेते हैं, जी के साथ हम ए बी सी डी ई एफ को रख देते हैं। ये अरेंजमेंट हो गई। लेकिन आप ये देखें कि थर्ड का ए एच यहाँ आ सकता है और डी यहाँ जा सकता है, वायलेशन कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि असल कंडीशन जो थी, जो जी और बी की थी, वो पूरी हो रही है। तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, थर्ड पर भी और 1 पर भी। तो ये मस्ट नहीं है और हमने मस्ट बताना है। ये ऑप्शनल है कि ये यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है। जब एक ही क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हो तो वो मस्ट नहीं हो सकता, वो कुड हो सकता था। कुड भी ये गलत होगा क्योंकि दो ऑप्शन नहीं हो सकती कभी भी, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। डी इज ऑन द फर्स्ट शेल्फ, डी फर्स्ट शेल्फ पे आता है लेकिन वो थर्ड पर भी आ सकता है, इसलिए ये मस्ट नहीं है। फिर बी ऑप्शन है ई इज ऑन द सेकंड शेल्फ। ई को अगर आप सेकंड शेल्फ पर रखें तो अब हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि इसने जी को दिया है टॉप पर, तो इसलिए हमने बी को 4 पर कर दिया जो कि सिंगल कंपार्टमेंट है। ए इज ऑन द थर्ड, ए को थर्ड पर रखना है, ये थर्ड पर आ गया। अब वो इस कंडीशन में कहता है ई इज ऑन द सेकंड शेल्फ, ई जो है वो सेकंड शेल्फ पर, ई को यहाँ रखना है। जब ई यहाँ आएगा तो फिर डी यहाँ होगा। अब आप देखें कि ये भी ऑप्शनल है, इसको आप नीचे भी ला सकते हैं। इसी सिचुएशन के अंदर ये यहाँ पर भी आ सकते हैं, क्योंकि असल कंडीशन पूरी हो चुकी है ऊपर नीचे वाली, बाकी तो आपने अरेंज करना है। तो सेकंड शेल्फ पे लाजमी नहीं है, मस्ट नहीं है। फिर है सी, सी ऑप्शन में सी इज ऑन द फोर्थ शेल्फ। चलें हम दोबारा से लिखते हैं इन्हें। टॉप पर आ गया जी, उसके नीचे बी एम्प्टी, फिर है इसने दिया था ए इज ऑन दी थर्ड, ए थर्ड पर आ गया। और अब सी में कह रहा है सी इज ऑन दी फोर्थ शेल्फ। फोर्थ शेल्फ में अगर सी आ जाए तो जी की कंडीशन वायलेट हो जाएगी, कंडीशन नंबर 2, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी गलत है। अब डी को देखते हैं। डी ऑप्शन के मुताबिक पहले तो कंडीशन फिट करें। यहाँ पर जी है, ए जो है वो थर्ड में है, यहाँ पर बी होगा और ये सिंगल होगा। एंड देन डी में दिया है, और डी में दिया है आइदर एफ और एच मस्ट बी ऑन द सेम शेल्फ एज ए। ए के साथ या तो एफ होगा या एच, ये चीज दी गई है हमें। अब आप देखें कि ए तो यहाँ फिक्स था, अब डी ई की जगह किधर है? डी ई ने इकट्ठे आना है, इसलिए वो यहाँ आएंगे और 1 पर हम इस तरह रख लेते हैं। तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन तो पूरी रहेगी, क्योंकि बाकी बचा कौन है? एफ या एच। या तो एच इधर होगा या फिर एफ होगा। तो एच अगर इधर होगा तो इधर एफ होगा, अगर इधर एफ होगा तो इधर एच होगा। तो इन दोनों के अलावा कोई और अवेलेबल ही नहीं है जो ए के साथ आ सके, इसलिए ये मस्ट है कि एफ या एच में से कोई एक लाजमी तौर पर ए के साथ आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
F इज ऑन दी, अब ई ऑप्शन को भी देखें, F इज ऑन दी सेम शेल्फ एज G। F हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखें इस कंडीशन में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी ऑप्शनल है और इसी वजह से ये गलत है, क्योंकि हमने मस्ट बताना था। इफ A and B are on the second shelf, which one of the following must be true? तो पहले हम शेल्फें बना लें, 3, 2 and 1। A, B are on the second shelf, A और B दोनों यहां आ गए, मस्ट बी ट्रू अब हमने बताना है। D and E are on the टॉप शेल्फ, जी इसको यहां रखकर देखें, तो आप देखें कि B ऑलरेडी 2 पर मौजूद है, तो इसके ऊपर G होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब आप देखें कि बाकी बचा है सी ने अलोन होना है, तो वो लाजमी तौर पर यहाँ होगा और कोई जगह है ही नहीं। तो अब डी ई को आप कैसे इधर शिफ्ट कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इसे नीचे लेकर आएंगे तो ये वाली कंडीशन कि जी और बी कंसेक्टिव होंगे ऊपर नीचे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि डी इनके बीच में आ जाए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, और ये मस्ट है, क्योंकि डी ई को आप किसी और जगह प्लेस कर ही नहीं सकते, अदरवाइज ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी जिसमें जी के नीचे बी ने आना है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर आप देखें बी ऑप्शन को, एफ इज ऑन द सेम शेल्फ एज एच, एफ और एच इकट्ठे आ सकते हैं, एफ और एच को अगर हम यहाँ रखते हैं और ए बी को उसने दिया है सेकंड शेल्फ में, ये सिचुएशन है। अब यहाँ सी नहीं आ सकता क्योंकि कंसेक्टिव 1 1 अलाउड नहीं है, कि दोनों साथ साथ 1 1 कंपार्टमेंट वाली शेल्फ नहीं हो सकती, तो लाजमी तौर पे सी तो यहाँ आएगा। अब जी और बी की कंडीशन पूरी करें तो जी यहाँ आएगा लाजमी तौर पर, क्योंकि उसके नीचे बी ने होना है। अब ये सिचुएशन हमारे सामने है, ए बी सी डी बाकी बचे है, डी और ई, अब डी और ई तो इकट्ठे बचते ही नहीं कहीं पर भी, अब डी और ई के लिए कोई शेल्फ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों ने इकट्ठे आना है, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें सीक्वेंशियल क्वेश्चन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल यानी कि बिफोर आफ्टर आगे पीछे होते हैं, कि वो उसके बाद वो उससे पहले, क्वांटिफाइबल साइज हाइट वगैरह, फिर है रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तमाम टाइप्स होती हैं सीक्वेंशियल क्वेश्चन की। तो पहले देखते हैं क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, इसमें आप एलिमेंट्स को टाइम के लिहाज से अरेंज करते हैं, टाइम सीक्वेंस। जमाल वाज बॉर्न बिफोर गालिब, हु वाज बॉर्न बिफोर कौसर, हु वाज बॉर्न बिफोर सारा, देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अरेंजमेंट है। द एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड सीक्वेंशली। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ डायग्राम इज द फ्लो चार्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप फ्लो चार्ट बनाएं। इन दिस डायग्राम द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय एरोज, यानी कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये इस तरह से सी के बाद डी भी आ सकता है, इस तरह से फ्लो डायग्राम जिसमें एरो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन जनरल सच क्वेश्चन विद नो फिक्स्ड एलिमेंट शुड बी सॉल्व यूजिंग ए फ्लो चार्ट। तो इसमें फ्लो चार्ट बनाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें अंदाज़ा लगाएं कि आप फ्लो हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़, या वो उससे पीछे वो उससे आगे, तो वहाँ फ्लो का लफ्ज़ या तो इस्तेमाल हो रहा होता है या आपको आइडिया लगता है पढ़कर कि इसमें चीज़ें आगे पीछे अरेंजमेंट में आ रही हैं। तो चार्ट अराउंड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें चेक करना होता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट कौन है। मिसाल के तौर पर ए से बी, बी से सी, ए से डी और डी से एफ और ए से पी, पी से एफ। तो आप गौर करें कि इसमें ए एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, ये बी से भी कनेक्ट है, पी से भी, डी से भी, बाकी तमाम एक एक से कनेक्टेड है। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में आप सबसे पहले ढूंढें कि कौन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड किससे है, कौन सबसे ज़्यादा कनेक्शन बना रहा है, उसको आप मेन स्पेस पर रखें, दरमियान में रखें ताकि ओवरलैपिंग ना आए, और फिर वहाँ से शुरू करें आप।
अब ये एक क्वेश्चन दिया है, 8 पीपल STUVWXYZ were each born in a different year 1971 through 1978. The following is known about their ages. अब इसमें ओल्डर और यंगर की बात हो रही है, तो अब इसको मुख्तलिफ अंदाज में लिया जाता है। हम इसको कॉमनली इस तरह करते हैं कि ओल्डर को हमने लेफ्ट साइड पर रखना होता है, यानी कि जो पहले पैदा हुआ, और यंगर को हमने इस राइट साइड पर रखना है। जो पहले पैदा होगा वो जाहिर है ओल्डर होगा, वो उसके बाद पैदा होगा वो यंगर होगा। तो हम इस तरतीब से इसे लेके चलते हैं। W इज ओल्डर देन V, तो हम लिख लेते हैं W पहले पैदा हुआ और V बाद में पैदा हुआ, तो V यंगर हो गया, W ओल्डर हो गया। अब इसी तरह से आगे देखते हैं, S इज यंगर देन बोथ Y एंड V। S is younger than both Y and V। तो कोई S एलिमेंट है वो दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने लाइन से हटा दिया इसे। ये V ओल्डर है, S यंगर है, और S जो है वो Y से भी यंगर है, तो Y को हम इधर रख लेते हैं। फिर T इज नॉट यंगर देन Y, इसका मतलब है वो इससे ओल्डर होगा फिर, या इसके इक्वल होगा। नॉट यंगर, या तो उसकी एज इसके इक्वल है या फिर यंगर है वो इससे, तो इसलिए इसको हम यूं रख लेते हैं कि T इज ओल्डर, T इज नॉट यंगर देन Y, T इज नॉट यंगर देन Y, Y से यंगर नहीं है तो ओल्डर होगा या इक्वल होगा, इसलिए हमने इसको ये अरेंज कर दिया। Z इज यंगर देन Y, तो इसका मतलब है Y पहले आएगा और Z बाद में। बट ओल्डर देन U, तो ओल्डर देन U है तो U इसके बाद पैदा हुआ होगा, ये यहाँ। तो देखें अब इसका ये चार्ट बनता है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पैदा होती है, वो ये कि जो अलहदा लिंक्स बन रहे हैं, जैसे Y और Z का लिंक है, Y और S का है, अब यहाँ पर Y ओल्डर है दोनों से। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, ये जरूरी नहीं है। इसमें Z ओल्डर भी हो सकते हैं, S भी ओल्डर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है, ये Z इधर है, अब S भी इधर है इससे। अब क्या S इससे पहले है या बाद में है, कोई मालूम नहीं है। S कितना, क्योंकि कितना बड़ा है कितना छोटा है ये तो मालूम ही नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो एक लाइन में ना आ रहे हो उन दोनों के दरमियान या उन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो यंगर भी हो सकते हैं ओल्डर भी हो सकते हैं। अब हम इसको क्वांटिफाई करते हैं। देखिए मैं एजेस लिखकर इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम कहते हैं जी Y की एज है 15, अब ये S से भी बड़ा है, S की एज ले लेते हैं 10 और Z की एज ले लेते हैं 8। अब आप देखें कि Y जो है इससे भी बड़ा है, Z से भी और S से भी। अब S और Z में क्या है, S और Z में S बड़ा है Y छोटा है, S ओल्डर है और Z यंगर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये 11 है और ये 10 है, अब देखें पहले वाली कंडीशन तो अभी भी पूरी है कि Y इन दोनों से ओल्डर है, ठीक है, लेकिन अब S और Z की आपस की कंडीशन तो बदल गई। S अब इस केस में यंगर है और Z ओल्डर है, और पहले वाले केस में S ओल्डर था Z यंगर था। तो जब आपको इस तरह से एक लाइन अलहदा हो जाए तो अब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि Z और X का रिलेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसी को मैनिपुलेट किया जाता है। Which one of the following is a possible sequence of birth from first to last? ये हमारे पास कंडीशंस हैं। Which one of the following is a possible sequence of birth from first to last? A ऑप्शन है WV WV, फिर देखें पॉसिबली ये भी हो सकता है कि ये उसके बाद आ रहा हो, क्योंकि इनकी लाइन चेंज हो चुकी है। अब V और S में V ओल्डर है S यंगर है, लेकिन इसको हम यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हैं कि ये V से यंगर दोनों हो जाए और V इनसे पीछे हो,
यानी कि इसको अगर मैं यूं ड्रॉ कर लूं तो आपको ज्यादा फील होगा कि टी यहाँ पर है और फिर आप एस को यहाँ रखें। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पर आपको फील होगा कि टी वी से यंगर हो गया। तो उसको सिर्फ इस तरह नहीं लेना, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि आप इसको फ्लेक्सिबल रखेंगे। हमें नहीं मालूम कि ये कितना छोटा कितना बड़ा, हो सकता है कि टी वी से बड़ा हो और हो सकता है छोटा हो। तो इसलिए ये पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है कि टी वी के बाद आ जाए, पहले भी आ सकता था। फिर है वाई, यस। फिर हम कहते हैं जेड आ गया, एस बाद में ले लेते हैं। तो ये जेड के बाद यू बिल्कुल सही है। फिर एक्स वाइल्ड था, जहां मर्जी रखा जा सकता है। और एस को हम कहते हैं कि ये सबसे आखिर के अंदर है, क्योंकि हमें इनकी एजेस नहीं मालूम। ये सिर्फ हमें पता है कि वी से ये यंगर है, तो हो सकता है ये यू से भी यंगर हो, क्योंकि ये लाइन चेंज हो चुकी। इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि ये यंगर है कौन ओल्डर है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि उसने पॉसिबल सीक्वेंस पूछा था, एग्जैक्ट नहीं दिया था। फिर है डब्ल्यू वी टी। अब टी के बाद उसने लिया है यू, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में जेड भी आता है, ये गलत है। फिर यू सबसे पहले नहीं आ सकता क्योंकि उससे पहले और भी मौजूद है। फिर टी डब्ल्यू, यस ये पॉसिबल है। वाई एस, यस। जेड यू एक्स, और फिर वी उससे पहले है क्योंकि एस के बाद नहीं आ सकता, एस से पहले हो सकता है, इसलिए ये भी गलत है। फिर डी को देखें, टी डब्ल्यू वाई एस, यस। यू से पहले जेड होना चाहिए, जेड मौजूद है। जेड यू एक्स वी यहां नहीं आ सकता, वी एस से पहले आएगा, इसलिए ये गलत है। टी वाई, टी के बाद वाई आ गया। फिर डब्ल्यू, यस ये हो सकता है यहां पर हो। फिर है वी, टी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, यस। फिर एस, फिर यू, फिर जेड बाद में नहीं आ सकता, जेड पहले होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। If S was born in 1976 and X was born in 73, then the year of birth of exactly how many other people can be determined? 1976 और 1973। तो देखें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दरमियान में कितने नंबर आएंगे। इसमें जो हम डेट मालूम कर सकते हैं इनकी अरेंजमेंट के लिहाज से, क्योंकि एक्स तो वाइल्ड है, इसको आप यहाँ रख लें यहाँ रख लें, जिस मर्जी प्लेस पर कर लें, वाइल्ड है ये। लेकिन जब ये खुद एस जो है वो 76 पर है, तो आप देखेंगे ये 2% का डिफरेंस इधर आता है। अगर हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएं तो इधर लेफ्ट पर टी और वाई, ये भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है। एक्स को किधर प्लेस करेंगे आप, तो x को जिस लाइन में भी प्लेस करेंगे वो x से कितना होगा, क्योंकि उसकी एज दी गई 73, तो दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं। अगर हम कहेंगे यहाँ पर x है तो देखें दरमियान में 2 लोग आएंगे। अगर हम कहते हैं x यहाँ पर है तो दरमियान में 2 लोग आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2% ईयर ऑफ बर्थ मालूम किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। If S was born before X, then which of the following could be true? अब could be true बताना है। ये क्या दिया है इसने, S was born before X, X यहां आ जाएगा, ये X है। Then which one of the following could be true? कौन कौन सी चीजें ट्रू हो सकती हैं। ऑप्शन ए है Z was born before T, Z बिफोर नहीं है, वो आफ्टर है क्योंकि वो यंगर है, इसलिए ये गलत है। बी वॉज बॉर्न बिफोर डब्ल्यू, नहीं ये तो आफ्टर है यहां से। ऑप्शन सी में है यू वॉज बॉर्न बिफोर एस, एस से पहले यू, एस से पहले यू। यस ये हो सकता है क्योंकि ये पूरी रो हम यहां ला सकते हैं, जेड और यू को हम यहां भी रख सकते हैं।
क्योंकि y ओल्डर है z और z ओल्डर है u से, तो देखिए यहाँ पर भी ये बन रहा है, और s y से यंगर है तो वो इन दोनों से भी यंगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ये आ सकते हैं यहाँ पर। तो हमसे क्या पूछा गया है, कुड बी ट्रू, तो कुड बी ट्रू हो सकता है। u was born before s, this is possible, could। w was born after s, no, ये तो v से भी पहले है इसलिए ये नहीं होगा। w was born in 1976, इसकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। If the condition s is younger than y and v is dropped, then the year of birth of exactly how many people could be determined। देखिए अब नई सिचुएशन हमारे सामने ये डेवलप हो रही है कि उसने s को अलहदा कर दिया, इसी कंडीशन s इज यंगर देन y and v इज ड्रॉप्ड, इसको छोड़ दें, तो अब हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी t y फिर z और फिर u, और इधर से हमारे पास बचेगा w और v, ये दो अलग अलग, और x और s दोनों वाइल्ड हैं, क्योंकि s इज यंगर देन y एंड v, s इज यंगर देन v और y, ये हमने यहाँ से s को, ये कंडीशन इसमें से ड्रॉप हो गई, तो देखें ये सिचुएशन बन गई, और इधर से ये बन गई, तो s वाइल्ड हो गया। अब ये देखें t y z u, ये हमारे पास सिचुएशन है, ये इसमें से कंडीशन ड्रॉप हो गई है। अब पूछा क्या जा रहा है, then the year of birth of exactly how many people could be determined, कितने लोगों की एज मालूम की जा सकती है। अब हमारे पास किसी की एज मौजूद ही नहीं है, तो हम किसी की भी एज मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिफरेंट लाइन बीच में मौजूद है। अब ये कहाँ पर है, W और U का क्या रिलेशन है, हो सकता है कि ये पूरी लाइन इनके दोनों के दरमियान आए, हो सकता है यहाँ आए या यहाँ आए, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर हमें किसी एक की बर्थ नहीं मालूम, अगर हमें U की मालूम हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे क्या होगा, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। सर्कुलर ऑर्डरिंग, सर्कुलर ऑर्डरिंग में अब सर्कल में अरेंजमेंट की जाती है, पर्सन्स की या आइटम्स की एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट की जाती है। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि चीज़ें सर्कल में होने की वजह से इसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता, जहाँ मर्जी से आप शुरू कर लें, और फिर टेल जो आएगी वो जाके एक्चुअली फिर स्टार्ट से मिल जाएगी। तो ये सर्कल में होने की वजह से थोड़े से इसमें नई चीज़ें पैदा होती हैं कि स्टार्ट और एंड नहीं होता, और सर्कुलर ऑर्डर में वो चीज़ें समझ लें कि साइकिल में घूम रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 people are sitting around a circular table. A is to the immediate left of B and C is directly opposite D, where E is seated. तो इसमें हम फौरन जो है एक सर्कल बनाएंगे, फिर सारी अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद उसमें से मालूम कर लेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब हम देखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यानी कि आप किस तरह से चलेंगे। जैसे होता है ना कि जब हम लीनियर में होते हैं तो लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है, यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के ए के बाद बी आएगा, क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज। जब कहा जाता है कि ए इज एट लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, बी के लेफ्ट पर, तो इसको हम लेंगे क्लॉकवाइज। अगर बी यहाँ पर है तो ए रोटेट इस तरह से करके इधर होगा, इधर नहीं जाना आपने, इधर नहीं जाएंगे, क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज इस तरह से होता है। तो ए उसके बी अगर यहाँ पर है तो ए फिर इधर होगा, और राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन तो फिर हम ज्यादातर क्लॉकवाइज में से करते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर आते हैं अपोजिट और एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट तो ठीक है कि एक सर्कल के अंदर चीजें हैं, तो ये अगर ए है तो इसके एडजेसेंट ये बी है। प्रॉब्लम होता है अपोजिट का,
देखें अगर 4 पर्सन हो या 4 आइटम्स हो, उन्हें अरेंज करना हो तो हम यूं कर लेते हैं। अब ए के अपोजिट ये प्लेस बनेगी और बी के अपोजिट ये, और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा एलिमेंट्स हों, जैसे अब इस कंडीशन में लें, देखिए अब ये एलिमेंट्स हैं कितने, ये 8 एलिमेंट्स हैं, अभी भी इक्वली हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये इसके अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट। लेकिन बात सिचुएशन के अंदर और नंबर्स आ जाते हैं, तो उस सूरत में फिर अपोजिट मालूम नहीं होता। फिर एक और सिचुएशन होती है कि एक तो नंबर एक तो इस किस्म के क्वेश्चन फिर पूछे नहीं जाते कि अपोजिट कौन होगा। अदरवाइज हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है कि हम उसको इस तरह से ले लेते हैं कि अगर ये ए है और इसके अपोजिट, फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों भी इसके अपोजिट हैं, यानी कि इस तरह से फिर लिया जाता है। लेकिन ये बड़ी रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर, कभी इस क्वेश्चन में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो। और नंबर में अपोजिट के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, कि यानी कि वो उनके आने के चांसेस नहीं होते। इवन नंबर में अपोजिट खुद ही बन जाते हैं, 4, 6, 8, तो वो खुद ब खुद आप उन्हें इक्वली ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट आपको नजर आ जाएगा। देखें ड्रॉ ए सर्कल, सर्कुलर ऑर्डरिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे सर्कल। इवन नंबर ऑफ पर्सन हैं तो उसमें स्पोक्स, स्पोक्स का मतलब ये जो लाइनें मैं दरमियान में लगा रहा था इन्हें स्पोक्स कहते हैं, कि ये इस तरह से स्पोक्स बनाए जा सकते हैं। ये अब आप इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने पर्सन हो जाएंगे, ए बी सी डी ई 5, ये हो गया एफ ई एफ जी और एच। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन की अरेंजमेंट होगी जब इस तरह से होगा। ऑलवेज प्लेस एलिमेंट हुज पोजीशन आर फिक्स्ड। देखें इसमें जो एक एलिमेंट वो फिक्स कराता है उसे सबसे पहले फिक्स करेंगे, उसी को फिर वहां से अब बेस एक्सिस बनाते हैं। मतलब वो कहता है जी टॉप पर ए होगा, या ए को उसने बता दिया कि ये ए और बी साथ साथ होंगे, तो हम ए और बी को साथ साथ रखते हैं। क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं बताई तो हम इसे राइट साइड पर रखेंगे। फिर यहाँ से कोई बेस बना लें कि ये लाइन है हमारी, फिर बाकियों को अरेंज करें, और जितने पर्सन हैं उसके लिहाज से स्पोक्स लगाकर आप अरेंज कर लें। अदरवाइज स्पोक्स ना भी लगाएं, आप उनको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करें, स्पेसिस को इक्वल रखने की कोशिश करें। देखें अब जैसे ये है ए, इफ ए इज डायरेक्टली अपोजिट बी, ए इज डायरेक्टली अपोजिट बी, ये हमारा बेस एक्सिस बन गया, ये ए से बी तक बेस एक्सिस है। अब अगर उसने पर्सन्स दिए कितने, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 पर्सन की अरेंजमेंट है, तो एक लाइन ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा तकरीबन, ये 60, इस तरह से आप 60 60 पर लाइनें लगा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि बी इज इमीडिएटली बिटवीन ए एंड सी, अब ये दरमियान में है और इमीडिएटली है, तो बी यहाँ आ गया, सी इधर और ए इधर। और फिर उसी तरह से आप बेस लगाकर कि ये हमारी बेस बनेगी, इसमें से ये नीचे से ऊपर तक की लाइन, और फिर बाकी अरेंज कर लेते हैं आप। If a condition states that one element is next to another element but does not state whether it is to be left or to the right, then two diagrams are mirror image of each other will be possible। जी ये भी होता है कि बाज़ औक़ात मिरर इमेज को भी कंसीडर करना पड़ता है कि ये ए के बी राइट साइड पर, क्योंकि हम ज़्यादातर यही करेंगे कि अगर रोटेशन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में चीज़ों को अरेंज करना है, तो हम ए के बाद बी को लेना है तो बी को राइट साइड पे ले लेंगे। लेकिन पॉसिबल ये भी है, जैसे कि लीनियर ऑर्डरिंग में ए नेक्स्ट टू बी, ए भी होता है, बी ए भी होता है, तो यहाँ पर भी ए भी होगा, बी ए भी होगा। लेकिन क्वेश्चन करते हुए आपने ए की डायरेक्शन में चलना है, ये नहीं है कि आप उसको बी को इधर रखते हुए सोचेंगे ये यहाँ पर भी आ सकता है। इस डायग्राम में ये इसी तरह रहेगा, इस डायग्राम में ये इस तरह रहेगा, और अमूमन एक डायग्राम को कंसीडर किया जाता है। 6 friends A, B, C, D, E and F are seated around a circular table. A is to the left of B. ये A है और ये लेफ्ट ऑफ बी, ये लेफ्ट ऑफ बी होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज को हम लेफ्ट लेते हैं, तो बी के लेफ्ट में ए आ गया। और वैसे भी इसको एक और तरीके से भी सोचा जा सकता है, वो ये कि आप हमेशा जब सर्कुलर ऑर्डरिंग के क्वेश्चन कर रहे हो तो जो पर्सन बैठे हुए हैं उनका फेस आप सेंटर की तरफ सपोज किया करें। देखें ये इसका फेस है सेंटर की तरफ, बी का फेस, तो आप देखेंगे इसका लेफ्ट साइड किधर आता है। आप खुद
इसके अपोजिट बैठे हुए हैं, बी के इस टाइम आप अपोजिट हैं, आपका राइट साइड किधर है और लेफ्ट साइड किधर है, तो ये आपका राइट साइड है और बी का क्या बनेगा, ये बी का ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि ये राइट साइड जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ देखें, अपने आप को देखें, तो आपका ये राइट साइड इधर है, आपका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट इधर है। लेकिन अगर आप बी का देखें, वो आपके अपोजिट है, अपोजिट है तो उसका लेफ्ट ये ही बनता है, लेफ्ट ऑफ बी। तो इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो तो उन पर्सन्स का आप समझा करें कि उनका फेस सेंटर की तरफ है सबका। तो अब अगर हम इनके स्टेप्स को देखें, फिफ्थ सबसे स्टेप 1 क्या था, फिक्स से रेफरेंस पर्सन, वो हमने बी को अज्यूम किया। प्लेस सी और बी अपोजिट, सी और बी को हमने अपोजिट कर दिया। थर्ड है प्लेस ए लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी में ए आ गया। फिर स्टेप 4 है प्लेस डी बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के दरमियान में डी आ गया। 6 people इलियास, बाबर, चिश्ती, दानियाल, ईमान, फरहान are seated evenly spaced around a circular table according to the following condition. इलियास does not sit next to चिश्ती, यानी कि ए और सी तो इकट्ठे हो नहीं सकते। बाबर सिट नेक्स्ट टू चिश्ती और दानियाल, तो बाबर या तो सी के साथ होगा या फिर डी के साथ होगा। फरहान सिट नेक्स्ट टू दानियाल, फरहान और दानियाल इकट्ठे होंगे। इफ ईमान सिट नेक्स्ट टू फरहान, इफ ईमान नेक्स्ट टू फरहान, देन शी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू चिश्ती, फिर ये ई सी के साथ नहीं होगी। ये आपके पास इसकी कंडीशन है। इसमें हम एफ से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें ये कंडीशन हमें दी है नेक्स्ट टू, यही एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां दोनों चीज़ें फिक्स्ड हैं। बाकी सारी हमने अरेंज करनी है, लेकिन ये दोनों फिक्स कर दिए थे कि साथ साथ होंगे, इसलिए हमने एफ को ऊपर रखा और डी को इसके राइट साइड पे कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 6 पीपल। अब ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसमें ख्याल ये रखना है कि ये लेफ्ट टू राइट में दिखाई गई है, लेकिन हम कंसीडर क्या करेंगे कि इसका आखिरी एलिमेंट एक्चुअली पहले के साथ लिंक है, ये दोनों साथ साथ हैं, यानी कि इसकी अरेंजमेंट अगर इलियास यहाँ पर था तो घूम कर जब आखिरी बंदा फरहान आएगा तो वो यहाँ होगा और वो ए के साथ कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये है, इसमें पहले वाले में बाबर और इलियास कंजेक्टिव है, पहले इलियास है फिर उसके बाद आखिर में बाबर आ रहा है, बाबर यहाँ होगा। तो ये खास तौर पे रखना है कि ये लीनियर नहीं है, ये सर्कुलर ऑर्डर में लिखी हुई है। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन ए को देखें। पहले इलियास, फरहान, दानियाल, चिश्ती, ईमान, बाबर। अब हमारे पास एक कंडीशन है बी और सी की। देखिए ये कंडीशन, इसमें बाबर के साथ इलियास आ रहा है, जबकि बाबर के साथ चिश्ती ने आना है या दानियाल ने आना है, क्योंकि बाबर इसके साथ घूम कर इसके साथ यहाँ मैच कर रहे हैं, इलियास और बाबर इकट्ठे हैं, तो इसलिए ये गलत है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, इलियास, बाबर, चिश्ती, फरहान, दानियाल, ईमान। तो इसमें आप देखें कि कंडीशन नंबर ए और सी, ये वाली कंडीशन ए और सी इकट्ठे नहीं है, ये ट्रू हो गई। फिर बी और सी, बी और सी इकट्ठे हैं, ये वाली कंडीशन भी हो गई। एफ और डी इकट्ठे हैं, यस ये भी हो गई। अगर ई एफ हो तो ई एफ को चेक करें, ई और एफ इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकियों को चेक करें, इलियास, बाबर, चिश्ती, ईमान, फरहान, दानियाल। तो इसमें देखें कंडीशन ई एफ, ये ई एफ जब ईमान और फरहान साथ साथ हों तो ईमान के साथ चिश्ती नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट राइट पॉसिबल है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी गलत है। फिर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में इलियास, ईमान, फरहान, दानियाल, बाबर, चिश्ती। यहाँ पर ये एंड पर जाकर चिश्ती ए के साथ मिल रहा है सर्कुलर ऑर्डर में,
तो ये नहीं हो सकता, डी, ए और सी इकट्ठे नहीं हो सकते। कंडीशन है पहली, ये कंडीशन, इसलिए ये गलत है। फिर इलियास, दानियाल, बाबर, ईमान, चिश्ती, फरहान, तो इसमें एफ और डी ने इकट्ठे आना था, जबकि एफ और डी इकट्ठे नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इफ बाबर इज सीटेड नेक्स्ट टू फरहान, बाबर फरहान के बाद है, देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट द पीपल बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। जी, इसमें सबसे पहले दिया है आपके पास जो कंडीशन है, एफ और डी ने साथ साथ होना है, ये साथ साथ हैं। बाबर इज सीटेड नेक्स्ट टू फरहान, तो इसका मतलब है बाबर फिर यहाँ होगा, क्योंकि नेक्स्ट तो यही जगह, यहाँ पर तो डी है। देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट पीपल सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। जी, अब हम कंडीशंस को देखते हैं कि बी सी के साथ आएगा या डी के साथ। डी के साथ तो है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ फिर सी आएगा इस कंडीशन के मुताबिक। अब हमारे पास सिर्फ ये दो जगहें बची हैं। अब इसमें हमारे पास बचा हुआ कौन है, ए और ई। ए और ई हमारे पास बचे हुए हैं दो पर्सन। तो ई और एफ अगर साथ साथ आए तो ये दोनों साथ नहीं हो सकते। अब तो ये साथ हो सकते हैं, ई और सी। तो ई को हम यहाँ रखते हैं और ए को इधर रख देते हैं। आप देखें कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही। ई और एफ नहीं है, ई और सी का कोई लिंक नहीं है। जी, ये अरेंजमेंट हमारे पास बनती है इसकी। तो अब देखें, इलियास एंड ईमान नेक्स्ट टू ईच अदर, कौन कौन बैठा हुआ है इसमें, इलियास एंड ईमान, इलियास एंड ईमान, इलियास और ईमान, यस, ये दोनों साथ साथ होंगे। बेशक आप ए को इधर कर लें, इसको ई को इधर कर लें, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, सी और ई इकट्ठे नहीं होंगे, बशर्ते कि ई एंड एफ इकट्ठे होते। वो इकट्ठे नहीं है तो ये दोनों बैठ सकते हैं इकट्ठे, तो ये अल्टरनेटिवली दोनों साथ ही रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। बाकियों को चेक करते हैं। बाबर एंड दानियाल, देखें ये साथ साथ नहीं है। बाबर एंड ईमान, नो, ये साथ साथ नहीं है। चिश्ती एंड दानियाल, नो। चिश्ती एंड फरहान, चिश्ती एंड फरहान भी साथ नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इसमें है इफ दानियाल एंड चिश्ती सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो पहले हमारे पास क्या क्या है उनको तो अरेंज करेंगे। जी, हमारे पास है एफ और डी, ये दोनों साथ साथ हैं। दानियाल और चिश्ती को उसने कहा कि इनको साथ साथ बिठा दें, तो चिश्ती यहाँ आ गया। देन इलियास कुड सीट इमीडिएटली बिटवीन, किन दोनों के दरमियान इलियास आएगा। देखें, ए और सी साथ साथ नहीं हो सकते, बी सी और बी डी ने साथ होना है। अब सी ऑलरेडी यहाँ आ गया है, बी के साथ सी होगा या डी होगा, डी तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है बी फिर यहाँ आएगा। अब दो बच गए, ये प्लेसेस हमारे पास बची हुई हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास बचा हुआ है ए और ई, तो हम इनको दोनों को यहाँ रख लेते हैं। ई उधर भी जा सकता है, क्योंकि ई और एफ अगर इकट्ठे होंगे तो फिर ये कंडीशन होगी, इसलिए हम ए को इधर ही रखेंगे ताकि ये सिलसिला पैदा ना हो। लेकिन अगर ये साथ हो भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई सी साथ है ही नहीं, ऑलरेडी नहीं है। तो इसलिए ई और एफ को इकट्ठा कर भी दें तो ये कंडीशन फिर भी पूरी हो रही है। तो इसको ई को इधर रखा जा सकता है, ए को इधर रखा जा सकता है। आप देखते हैं, कुड सिट इमीडिएटली बिटवीन, इलियास किसके बीच में आ रहा है, ई और एफ के दरमियान। फरहान एंड ईमान, देखें इन दोनों के दरमियान ये आ रहा है ए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ई। बाकी तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि एफ और ई के दरमियान ए है, इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाथ एंड फ्लो डायग्राम के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 3 1 और 2 डेज में
अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम पाथ एंड फ्लो को डिस्कस करेंगे।